सो हेलो गाइस, वेलकम टू एटोमाइज। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है मैनिपुलेशन सीरीज। इसमें हम पर्टिकुलर किसी भी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को चुनेंगे और उसके 15 क्वेश्चंस को अपन मतलब मेथड्स को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को टैकल करते, तुम होते तो कैसे सोचते। ये सब चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा और फिर इसका 2-3 सोल्यूशन अगर हुआ तो मैं देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 1 से 9 तक जो अपन टेकन ऑल एट अ टाइम सच दैट द डिजिट। कंडीशंस देख लो तुम। कंडीशंस क्या दिया है कि 1 2 के लेफ्ट में आएगा और 3 4 के लेफ्ट में आएगा और 5 6 के लेफ्ट में। ये तुम्हारा कंडीशन। सबसे पहले तुम कंडीशन देखा करोगे। कोई भी इंसान ऐसे ही देखेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, इतना तो डिकोड करना पड़ेगा। तो 1 जो है वो 2 के पहले रहना चाहिए और फिर 3 जो है वो 4 के लेफ्ट में और 5 जो है 6 के लेफ्ट में। इतना कोई सा भी बच्चा स्टार्टिंग में देख लेगा। हाँ, और फिर कितने पोजीशन है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद बच्चे फंसते हैं कि क्या करना चाहिए, अब हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लो। देख लो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 9 में से कोई सा भी 2 पोजीशन चुनना पड़ेगा, 9 C 2। और फिर उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास वो बता दिए कि 1 को 2 के लेफ्ट में ही आना है, तो इसका कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट, फिर बचे हुए 7 पोजीशन में से 3 और 4 के लिए 2 पोजीशन चुन लो, उसका भी कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद बचे हुए 5 पोजीशन में से 5 6 के लिए। ठीक है, ये हो गया पूरे। जितने भी कंडीशन थे उसको तुमने सेटिस्फाई कर लिया। अब कितने नंबर बच गए तुम्हारे पास, और 3 नंबर बच गए। ठीक है, 3 नंबर बच गए। तो उसमें क्या करोगे तुम, तो उन 3 नंबर को 3 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर लोगे। तो ये तुम्हारा पहला वे हो गया सॉल्व करने का। ठीक, और फिर ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखते हैं। अपन इसमें देखें कि सबसे पहले अपन इसमें मेथड 1 में कंडीशंस को सेटिस्फाई किए थे। इसमें अपन क्या करेंगे, जो कंडीशंस को छोड़ के जितने नंबर है उसको सबसे पहले अपन फिल कर देंगे। तो कंडीशंस को छोड़ के 3 नंबर है, तो उसके लिए अपन 9 C 3 पोजीशन चुन लेंगे। 9 में से 3 पोजीशन उस बाकी 3 नंबर के लिए। और बचे हुए पोजीशंस में से जो कितने बच गए अभी, 9 में से 3 6 पोजीशंस बच गए। तो 6 में से 1 2 के लिए 2 पोजीशन चुन लिए और इसका अरेंजमेंट का कोई वे नहीं है। हाँ, और फिर बाकी 4 पोजीशन में से जो 2 चुन लिए 3 4 के लिए, और बाकी 2 में से 2 पोजीशन चुन लिए 5 6 के लिए। और फिर जो 9 C 3 चुने थे उस नंबर का अरेंजमेंट हो सकता है उसका 3 फैक्टोरियल। मतलब तरीका सेम है लेकिन थोड़ा सा थिंकिंग डिफरेंट है। ठीक है, ये मेथड 2 हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मेथड 3। ठीक, मेथड 3 इधर ही देख लेते हैं। मेथड 3 में अपन सबसे पहले 9 में से 6 पोजीशन चुन लेंगे। किसके लिए, ये 6 नंबर के लिए। और उस 6 में से 2 पोजीशन चुनेंगे अपन 1 2 के लिए। फिर बाकी 4 पोजीशन में से 2 पोजीशन चुनेंगे 3 4 के लिए। और फिर 2 पोजीशन में से 2 चुन लेंगे ये 5 6 के लिए। तो वो सब सेटिस्फाई हो गया और बाकी जो 3 पोजीशन बचे हैं उसमें से बाकी 3 नंबर को अरेंज कर देंगे। ये भी सेम ही तरीका है, बस थोड़ा सा थिंग और भी डिफरेंट है। तो ये 3 तरीके से तुम इस क्वेश्चन को सोच सकते थे। तुम्हारा आंसर आएगा, देख लेना सॉल्व करके। जो भी आंसर आएगा उसको टिक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 61। ठीक, तो 7 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी, 7। ठीक, तो ऐसे 7 डिजिट नंबर जिसका टोटल सम 61 होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मैक्सिमम सम क्या हो सकता है अगर अपन हर जगह 9 फिल कर दे। हाँ, तो इसका सम होगा 9 7 जा 63। तो मैक्सिमम सम हो सकता है 63। तो अपन को उससे 2 कम करना पड़ेगा। 2 कम करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस 9 के जगह अपन 7 रख देंगे। तो इससे सम हो गया 61 और ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, 9 9 9। इसमें इसमें एक बढ़ा के इसमें एक कम कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये 8 हो जाएगा, ये 8, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा। और फिर और एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इसमें क्या हो जाएगा कि अपन इसको और एक कम करें 7 और इसको एक बढ़ा सकते हैं 9। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और लेकिन ये भी रिपीटेड है, ये सेम ही केस है ये। तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे।
सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो सकते थे, ये दो पॉसिबिलिटी का अब अपन अरेंजमेंट कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और इसका 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, बस अब इन दोनों को तुम प्लस कर लोगे तो जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ जेंटलमैन इनवाइट्स अ पार्टी ऑफ m प्लस n फ्रेंड्स टू अ डिनर एंड प्लेसेस m एट वन टेबल T1 एंड n एट अनदर टेबल T2। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक जेंटलमैन है जो m प्लस n फ्रेंड्स को एक डिनर पार्टी में बुला रहा है, और एक टेबल T1 है ना, उस टेबल T1 में m लोगों को वो रख रहा है, और टेबल T2 और एक टेबल T2 है उसमें n लोगों को रख रहा है। ठीक, तो इसमें एक कंडीशन दिया है कि इफ नॉट ऑल पीपल शैल हैव सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट। इसको अपन कंडीशन सॉल्व करते करते देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें से जनरल में से इसमें n पीपल को अरेंज करना था, इसमें m पीपल को, तो अपन एक चीज़ चॉइस कर लेंगे, m प्लस n में से किसी भी n लोगों को या m लोगों को। चलो n लोगों को मान लिए, तो m प्लस n सी n लोगों को अपन चूज कर लिए, और अब इन लोगों को अपन को टेबल T2 में अरेंज करना है। अरेंज करने का कैसे होता है कि वे, अभी समझो इसमें, तो अपन को अरेंज करने के लिए डायरेक्ट अपन एक स्ट्रेट लाइन जैसा सीधा एन फैक्टोरियल नहीं लिख देंगे, इसका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले एक जन को कम से कम फिक्स करना होता है। अभी समझो एक लोगों को इधर फिक्स कर दिए, तो अब उसके चारों ओर अपन अरेंज करेंगे एक एक करके, सीधा अपन ऐसे एन फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। तो एक को अपन रख दिए और बाकी कितने बच गए, n-1 लोग बच गए। अब इस n-1 को अपन इधर अरेंज करेंगे जितना भी सीट्स है। ठीक है, तो इसका अरेंजमेंट का बेस आता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसका n-1 फैक्टोरियल हो गया, और फिर वैसे ही इस m लोगों का भी m-1 फैक्टोरियल। तो हाँ, और फिर ये जो कंडीशन दिया था कि नॉट ऑल पीपल हैव द सेम नेबर, तो कैसे हो जाता है कि जब अपन एक जन को फिक्स करते हैं इधर, समझो 1 को इधर एक को फिक्स कर दिया, तो ए पर्सन इधर आ गया, बी पर्सन इधर आ गया एक अरेंजमेंट में, और दूसरे अरेंजमेंट में क्या हो गया कि बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, लेकिन देखा जाए तो दोनों नेबर्स तो सेम ही है एक्चुअली, है ना, ए भी है, इधर भी ए भी है, इधर भी ए भी है, तो अपन को ये वाले कंडीशन को नहीं लेना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ऐसे जितने भी कंडीशन हो जाएंगे वो सब हाफ हो जाएंगे, तो फिर डिवाइड बाई 2 करने से ये सेटल हो जाएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर था। अपन इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ, इसमें 6 पार्ट दिए, एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है कि कार्ड जो होना चाहिए वो किंग और अ रेड कार्ड होना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट पार्ट, तो अपन को पता है कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें जो 13 होते हैं वो डायमंड के होते हैं, और 13 हार्ट के होते हैं, और 13 क्लब होते हैं, और 13 स्पेड के होते हैं। इतना खास नहीं बना, देख लेना। ठीक है, तो जो रेड कार्ड्स होते हैं वो ये दोनों होते हैं, ये जो डायमंड और हार्ट जो रहता है। और फिर किंग, अपन को किंग क्या करना है कि इन्हीं दोनों के अंदर का किंग, नहीं, इन दोनों किंग तो इसके अंदर काउंट हो जाएगा, और फिर इन दोनों का किंग बस अपन को काउंट करना है अलग से। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसे कि अभी समझो अपन टोटल कार्ड्स कितने होंगे, इसके 13 और इसके 13, ये दोनों काउंट करना है, तो 26 हो गए। तो इसका जो किंग है वो भी काउंट हो गया, और फिर इन दोनों के किंग को अब अलग से काउंट करना है, जो होंगे दो, इसमें एक होता है, इसमें एक होता है। ठीक, तो टोटल 28 कार्ड्स, 28, और फिर टोटल जो होते हैं 52, अपन को जो इसमें बोला है उसके लिए 28 कार्ड्स, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यही हो जाएगा 28/52। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि क्लब और अ डायमंड, क्लब जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो क्लब इसमें जो है 13 है, और डायमंड जो है उसमें भी 13, 13 प्लस 13, तो टोटल 26 कार्ड्स, तो 26/52, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या बोला कि किंग और अ क्वीन, तो टोटल किंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, और टोटल क्वीन भी 4 होते हैं, सब में एक एक किंग और एक एक क्वीन, तो 8/52, तो फेवरेबल आउटकम 8 थे, और फिर टोटल आउटकम 52। ठीक है, और फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या बोला है किंग और एस, एस भी हर एक में एक ही होता है, तो 4 एस 4 किंग,
तो उसका भी जो फेवरेबल आउटकम 8 है और फिर टोटल आउटकम 52, तो प्रोबेबिलिटी इतना हो गया। और फिफ्थ में क्या हो गया कि स्पेड में 13, स्पेड और क्लब बोल रहा है, तो स्पेड में 13 और फिर क्लब में 13, तो टोटल 26/52, इसका प्रोबेबिलिटी इतना। और फिर सिक्स्थ में क्या बोल रहा है कि नाइथर अ हार्ट और नॉर अ किंग, मतलब समझो इसको लिखने का तरीका कि ए नॉर इंटरसेप्ट बी नॉट, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि जब अपन इसको थोड़ा ए यूनियन बी का होल डैश, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको तुम्हें सेट्स चैप्टर में सिखाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं। तो इसको और फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 - p ए यूनियन बी, ठीक। इधर ये जो इंटरसेप्ट वाला साइन है वो और के बजाय नॉर, मतलब नाइथर हार्ट नॉर किंग दोनों नहीं होना चाहिए करके ए नॉट इंटरसेप्ट बी नॉट, तो दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए ऐसे लिखते हैं। और फिर अपन को पता है कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस पी बी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेप्ट बी, ठीक। 1 - पी ए क्या होगा, हार्ट, हार्ट का कितना होता है 13, हार्ट 13 होते हैं, तो 13/52 प्लस बी, जो किंग होता है वो कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4/52 माइनस। और फिर हार्ट और किंग दोनों एक बार, सिर्फ एक ही बार आते हैं, ठीक है ना, हार्ट में एक ही किंग आता है, तो 1/52, तो इसका ये सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 पार्ट हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑन द नॉर्मल चेस बोर्ड एज शोन I1 एंड I2 आर टू इंसेक्ट विच स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो एक I1 इंसेक्ट है और एक I2 इंसेक्ट है, ये I1 जो है वो राइट मूव कर सकता है और अपवर्ड, और जो I2 है वो लेफ्ट और डाउनवर्ड, तो दोनों सेम स्पीड से मूव करे। इसका मतलब है कि ये एक ब्लॉक मूव करेगा तो ये एक ब्लॉक, तो ऐसे नंबर ऑफ वेज बताना है जो जहाँ दोनों इंसेक्ट सेम पॉइंट में मीट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे मीट कर सकते हैं, पहला वे क्या हो सकता है कि समझो ये इधर चले गया और फिर ये इधर आ गया, तो ये भी 8 बॉक्स, ये 8 लाइंस कवर किया और ये भी 8 लाइंस, तो इधर पे मीट कर सकते हैं। या तो ये इधर तक गया और फिर इधर टर्न ले लिया, और फिर ये भी इधर तक गया और इधर, तो ऐसे ही ये पूरे 9 पॉइंट पे इन लोग कहीं भी मिल सकते हैं, इसमें सेम लाइंस रहेंगे इन लोग के, ठीक है। तो ये टोटल 9 पॉइंट्स है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करना है बताता हूँ। तो इसमें क्या रहता है कि ये वाला जो ग्रिड प्रॉब्लम्स रहता है उसमें अपन इस वेस में लिखते हैं, टोटल अपन को कहीं भी पहुंचना है तो n वेज होगा, तो मतलब n लाइंस है उधर पहुंचने के लिए, और फिर जो हॉरिजॉन्टल है वो p है, और फिर जो वर्टिकल लाइंस है वो q है। इस फॉर्मेट में अपन लिखते हैं। अब इस पोजीशन में पहुंचने के लिए इसको क्या लग रहा है, 8 हॉरिजॉन्टल लाइन लग रहा है, मतलब टोटल लाइंस तो 8 है ना, 8 फैक्टोरियल, और फिर हॉरिजॉन्टल कितना लग रहा है 8, और फिर जो वर्टिकल लग रहा है वो 0 फैक्टोरियल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। सेम I2 के लिए भी 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस पोजीशन के लिए 8 फैक्टोरियल, टोटल तो 8 ही लाइंस है, और फिर जो हॉरिजॉन्टल है वो 7 फैक्टोरियल, और वर्टिकल जो है वो 1 फैक्टोरियल, ठीक। और सेम इसके लिए भी, दूसरे इंसेक्ट के उसका स्क्वायर, ठीक। इसके लिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल उसका स्क्वायर, और इसके लिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल उसका स्क्वायर, और फिर ये वाले के लिए भी सेम यही रहेंगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले भी सेम, और ये वाले का बस सिंगल रहेगा, वो क्या रहेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इतना बेस हो गया, ठीक। तो इसको अपन और थोड़े इजी वे से लिख लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये जो है वो 8C1 ही है उसका स्क्वायर, और ये जो है वो है 8C2 का स्क्वायर, और ये जो है वो 8C3 का स्क्वायर है, और ये है 8C4। तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।
इसमें क्या बोल रहे हैं कि अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बॉम्बे हैज टू सेंड 10 क्लर्क्स टू 5 डिफरेंट कंपनीज, 2 क्लर्क्स इन ईच, 2 ऑफ द कंपनीज आर इन बॉम्बे। मतलब क्या बोल रहा है कि ये टोटल 10 क्लर्क है ना, और 5 कंपनीज है, 5 कंपनीज है ना। तो उसमें से 2 कंपनी जो है वो बॉम्बे में है, और फिर बाकी 3 कंपनीज जो है वो बाहर है, आउटसाइड है। और फिर 10 क्लर्क में 2 लोग जो है वो बॉम्बे के अंदर ही जाना चाहते हैं, और जो बाकी 3 है वो आउटसाइड कंपनीज में काम करना चाहते हैं। तो उनका तो समझो सेट हो गया है, और बाकी उनको कुछ अरेंज करने का अपन को वो ज़रूरत नहीं है। तो बाकी 5 क्लर्क वो कहाँ कहाँ जाएंगे वो अपन को डिसाइड करना है। तो जो ये 5 क्लर्क है उनमें से कोई 2 लोगों को चुन लो जो बॉम्बे जाएगा, और फिर बाकी 3 जो है वो इधर चले जाएंगे। तो अपन ने सबको ऐसे देख लिया, ठीक है ना। कहाँ कहाँ जाएंगे वो चीज़ आपने डिसाइड कर लिया। अब अरेंजमेंट, उन लोग का अरेंजमेंट कैसे होगा। जो 2 बॉम्बे में कंपनी है, एक कंपनी को 2 2 लोग चाहिए, मतलब टोटल 4 लोग चाहिए। तो टोटल 4 लोगों के लिए अपने पास 4 लोग है ना, तो 4 फैक्टोरियल का 2 2 ग्रुप बनाएंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों कॉमन हो गए तो उसका अलग से और एक 2 फैक्टोरियल। तो ये अपन ने 2 ग्रुप बना लिया। अब इसको अपन को 2 कंपनी में देना है, तो दोनों कंपनी में अपन को बांटने के लिए 2 फैक्टोरियल बेस, ऐसे अरेंज करने के लिए। ठीक, इसका हो गया। और फिर बाकी जो 6 लोग हैं जो ये 3 आउटसाइड कंपनीज में जाएंगे, उसके लिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और फिर जो कॉमन है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, और फिर इसको भी अपन को 3 में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। तो ये है टोटल, ये आंसर जो है फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अ पर्सन राइट्स लेटर टू हिज 5 फ्रेंड्स एंड एड्रेसेस द करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स, नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर कैन प्लेस हो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो अपने 5 दोस्तों को लेटर्स लिख रहा है, तो एटलीस्ट 2 ऑफ देम को रॉन्ग एनवेलप में रखना है, मतलब 2 कम से कम रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब अपना फेवरेबल केसेस क्या क्या होंगे कि 2 रॉन्ग 3 राइट वाला, ये एक केस हो जाएगा। या तो 3 रॉन्ग एटलीस्ट बोला है, मतलब इसका 2 रॉन्ग या 3 रॉन्ग ये सब एक्सेप्टेबल है। 1 रॉन्ग 0 रॉन्ग ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 रॉन्ग 2 राइट है ना अगला, 3 रॉन्ग 2 राइट, या तो 4 रॉन्ग 1 राइट, या तो 5 रॉन्ग 0 राइट। ठीक, इसमें क्या करेंगे कि अपन जो 2 रॉन्ग है, रॉन्ग के लिए डी अरेंजमेंट का यूज करेंगे। मतलब सबसे पहले अपन 5 एनवेलप में से किसी भी 2 को चूज कर लेंगे जो रॉन्ग होगा, और जो 2 रॉन्ग होगा उसको चूज कर ले, तो बाकी तीनों तो अब राइट होंगे, उसका कोई वेस नहीं अरेंज करने का, वो अपना वे है कि जो राइट में वो राइट वाला ही जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अपन को डी अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा। इसके डी अरेंजमेंट के लिए जो फॉर्मूला अपन उसको यूज करेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें भी 3 रॉन्ग होना है, तो 5 में से किसी भी 3 को चूज कर देंगे, जिसका डी जो रॉन्ग होगा उनका डी अरेंजमेंट करवा देंगे, और बाकी दोनों जो भी है वो बचे हुए वो अपने राइट पोजीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें डी अरेंजमेंट का फिर 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, तुम जब सॉल्व करोगे तो ये 1 - 1 फैक्टोरियल इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इधर इधर ही से शुरू कर देना, क्योंकि ये दोनों कटना ही है, कैसे भी ये सेम ही रहते हैं। ठीक है ना, उसको बार बार लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका इसके लिए 5C4 4 को चूज कर लेंगे जो रॉन्ग एनवेलप में जाएंगे, और उसका डी अरेंजमेंट करवा देंगे, बाकी जो बच गया उसका अपना पोजिशन रहेगा। ठीक है, 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 - 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका 5 जो होगा उसका डी अरेंजमेंट हो जाएगा, -1 फैक्टोरियल प्लस बस। ये चारों जो केस है उसको प्लस कर लेना, जो भी फाइनल आंसर आएगा ये चारों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर है, उस ये 119 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि देर आर P+Q डिफरेंट बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। इधर P+Q डिफरेंट बुक्स है, सब डिस्टिंक्ट है।
तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एल एल जो है वो नंबर ऑफ वेज इन विच दिस बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई सच दैट एक्स गेट्स पी बुक्स एंड वाई गेट्स क्यू बुक्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ वेज जिसमें दो स्टूडेंट में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसमें एक्स को पी बुक्स ही मिलेंगे और वाई को क्यू बुक्स ही मिलेंगे। वो डिसाइड कर दिया कि इसको इतने मिलेंगे इसको इतने। और एम में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड between two students x and y such that one of them get p books and another get q books। इसमें डिसाइड नहीं किया किसको p बुक मिलेंगे और किसको q बुक्स, दोनों में से किसी को मिल सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा अलग है। और फिर n में क्या बोला द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस बुक्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ p बुक्स एंड q बुक्स। मतलब इसमें अरेंज नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना है, p बुक्स और q बुक्स के ग्रुप में बस अपन को डिवाइड करना है। तो क्या कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे अपन देखते हैं। सबसे पहले l को अपन कैसे लिखेंगे कि p प्लस क्यू में से कोई से भी p बुक्स को चुन लेंगे और फिर उसको अपन x को अरेंज कर देंगे और बाकी बचे हुए बुक जो है वो y को ही चले जाएंगे। तो बस इसका इतना ही रहेगा अपन, क्योंकि डिसाइडेड है कैसे कैसे करना है करके, ठीक है। तो ये l का इतने बेस आएंगे। इसको थोड़ा वो कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो p प्लस क्यू अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल, ठीक है। और m में क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपन को नहीं पता किसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले अपन p प्लस क्यू फैक्टोरियल का दो ग्रुप बना लेंगे, p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, p का एक ग्रुप और q बुक्स का एक ग्रुप। और इसमें इन दो ये जो दो ग्रुप बनाए उसको अपन टू फैक्टोरियल वे से अरेंज कर देंगे, किसी को भी कोई सा भी मिल सकता है। तो ये इसका वे हो गया, ठीक है। और n में क्या करना है, सिर्फ अपन को डिवाइड करना है। तो p प्लस क्यू फैक्टोरियल बुक्स को अपन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल, मतलब दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए, p और q में। ऐसे ग्रुप डिवाइड करने का वे ये है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 2l, ठीक, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए फॉरगॉट टू राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन नंबर, ऑल ही रिमेंबर्स इज दैट इट स्टार्टेड विद 713। तो इनको क्या याद था कि वो जो नंबर था वो जो उसका स्टार्टिंग तीन वर्ड 713 थे, इतना उनको याद था। और दैट द नेक्स्ट सेट ऑफ फोर डिजिट इन्वॉल्व आर 1 7 एंड 9। उनको पता था कि उसके आगे जो चार डिजिट है उसमें वो 179 से ही रिलेटेड थे, विद वन ऑफ दिस नंबर्स अपियरिंग ट्वाइस। तो क्या था कि 179 ही नंबर्स उसमें दिख रहे थे, बट कोई सा एक नंबर था जो दो बार रिपीट हो रहा था, मतलब एक बार रिपीट हो रहा था जो दो बार आ रहा था, ठीक है, 179। तो ही गेसेस अ फोन नंबर एंड डायल्स रैंडमली। उन्होंने एक नंबर को गेस किया और उसको रैंडमली डायल कर दिया। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ डायलिंग द करेक्ट फोन नंबर। तो अपन को वो ऑड्स इन फेवर बताना है जिसमें उन्होंने जो डायल किया वो करेक्ट नंबर था। तो इसके वेज क्या होंगे कि इसमें क्या होगा, अपन थ्री फैक्टोरियल वे से, सॉरी, अपन 3C1 से एक नंबर को चूज कर लेंगे और उसको अरेंज कर देंगे। 4 फैक्टोरियल मतलब टोटल बेस देख रहे हैं अपन, टोटल कितने बेस होते हैं। तो 3C1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल उसको अरेंज कर दिए। तो 3 इंटू 4 3 4 12 12 3 36। तो 36 टोटल बेस होते हैं इस नंबर के। और अपन का ये टोटल आउटकम से है ना। और अपना फेवरेबल आउटकम कितना है, फेवरेबल आउटकम एक ही है, मतलब एक ही नंबर जो सीधा सही होना चाहिए वही फेवरेबल है। तो टोटल अपन का ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर अपन कैसे लिखेंगे, ऑड्स इन फेवर इक्वल्स टू सक्सेस अपॉन टोटल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो वो कितने होंगे, जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट है वो तो एक ही होगा वो 1। और जो टोटल अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल कौन सा होगा, जो टोटल अटेम्प्ट है 36 उसमें से जो सक्सेसफुल वाला है उसको हटा देंगे, 36 माइनस 1 जो, तो 35 बच गए। तो अपना आंसर जो होगा ऑड्स इन फेवर वो होगा 1/35, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आई हैव थ्री नॉर्मल डाइस, वन रेड वन ब्लू एंड वन ग्रीन, एंड आई रोल ऑल थ्री साइमल्टेनियसली। लेट p be the probability that the sum of the numbers on the red and blue dice is equal to the number of the green die। तो अपन को क्या बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी जिसका
जो ग्रीन डाई पे नंबर आएगा उसका जो नंबर रहेगा वो रेड और ब्लू के जो नंबर आ रहे हैं वो सम का इक्वल रहेगा। मतलब अगर ग्रीन के ऊपर 2 आ गया तो फिर उसमें अपन को ऐसे लाना पड़ेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, रेड और ब्लू पे 1 1 आएगा तो इसका सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे वाले केसेस अपन को ढूंढने हैं और वही अपने फेवरेबल केसेस रहेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा केस होगा? अगर ग्रीन पे 1 आया तो ऐसा कोई भी केस नहीं होगा क्योंकि उन दोनों का सम कभी फिर 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ग्रीन के ऊपर 2 आ सकता है ना? ग्रीन के ऊपर 2 आ सकता है तो तब रेड में 1 आएगा और ब्लू में 1। ठीक, ये एक केस हो गया। उसके बाद 2 के लिए और कुछ नहीं। और अगर ग्रीन में 3 आ गया तो फिर अपन रेड ब्लू में क्या कर सकते हैं, एक 1 2 3 ये वाला बन जाएगा कि 1 + 2 3 हो जाएगा, या तो 2 1 3, ये वाला भी एक केस हो जाएगा। अब इसके अलावा और ज़्यादा नहीं होगा। और अगर इसमें 4 आ गया ग्रीन में तो इसके लिए अपन को सबसे पहले 1 3 4 कर सकते हैं, और या तो 2 2 4, और या तो 3 1 4, ये। और फिर अगर 5 आ गया ग्रीन में तो 1 4 5, या तो 2 3 5, या तो 3 2 5, और या तो 4 1 5। और 6 में क्या हो सकता है कि 1 5 6, और या तो 2 4 6, या तो 3 3 6, या 4 2 6, या 5 1 6। बस यही केस हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। तो टोटल गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, इधर भी, तो टोटल 15 केस है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 15 अपॉन टोटल कितने हो सकते हैं, 216 हो सकते हैं टोटल, क्योंकि 3 डाइस को अपन एक साथ रोल कर रहे हैं। तो 6 का क्यूब 216। ठीक है, तो अपन को इसको एक लोएस्ट टर्म्स में लिखना था। तो अपन अगर इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/72। तो अपन को लिखना था a+b का आंसर। तो ये a है, ये a/b के फॉर्म में है। तो a+b क्या होगा, a+b होगा 77। तो बी ऑप्शन। ठीक, तो चलो सब क्वेश्चन का एक बार समरी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अपन को एक नॉर्मल परमुटेशन का ही क्वेश्चन था। अपन को 3 कंडीशन दिए थे, उसके हिसाब से अपन को उसका उसमें अरेंज करना था, है ना? तो अपन देख ले, इसमें नॉर्मल था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ नया नहीं था। ठीक है, अब बस तुम लोग को ये ध्यान रखना है कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई कर लेना है, उससे तुम्हारा सीधा इजी से सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि इसमें अपन को क्या सोचना था कि सम के बारे में पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम सम क्या होता है 7 डिजिट का, उस चीज़ को बस अपन सोच लेंगे तो बाकी सब सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। ये एक चीज़ बस मैनिपुलेशन था इसमें। इसमें था क्या था कि T1 T2 दो टेबल है, तो एक में अपन को बस एक चीज़ में बस अरेंजमेंट आना चाहिए था। दोनों में कैसे कैसे सर्कल में अरेंजमेंट करते हैं उस हिसाब से बस, और फिर चूज़ करके अपन सीधा अरेंजमेंट करने से हो जाएगा ये सॉल्व। इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और इसमें तो सिर्फ कार्ड का अंडरस्टैंडिंग बस बेसिक रहता तो हो जाता, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और फिर ये ग्रिड प्रॉब्लम, इसमें बस अपन को क्या ध्यान रखना था कि वो दोनों आके कहाँ पे मिलेंगे, सेम पॉइंट पे। वाला जो लाइन था वो सब पॉइंट्स के बारे में अपन को बस थोड़ा सा आइडिया रहता तो ये सॉल्व हो जाता। और ये तरीका कि कैसे अपन इस ग्रिड वाले में लिखते हैं करके, ये देख लेना तुम। ग्रिड प्रॉब्लम ऐसे इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और फिर इसमें बस ये था कि 5 लोगों का तो पहले से डिसाइडेड था उन लोग कहाँ कहाँ पे रहना है, और बाकी 5 में से सिर्फ 2 लोगों को अगर इधर पे अपन चुन लेते बॉम्बे के अंदर, और फिर बाकी सबको तो ऑटोमेटिक ऐसे बस ग्रुप्स बना के अरेंजमेंट था। ये वाला बस एक चीज़ ऐसा था, इसको तुम लोग देख सकते हो। और फिर इसमें तो बस एटलीस्ट 2 ऑफ देम रॉन्ग बोला था, तो 2 से ज़्यादा अपन सब रॉन्ग का जो जो केसेस था वो सब ले लिए, और डी अरेंजमेंट बस करना था इसमें। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये भी ईजी था। देखा जाए तो सब क्वेश्चन से ईजी रहते, बस अपन को पहले थोड़ा समझने में टफ लगता है बस। ठीक है ना, इसमें बस लाइंस को समझने का बस वो था कि फर्स्ट लाइन में क्या बोला था कि सब डिसाइडेड था, इसको पी बुक्स मिलेगा और इसको क्यू बुक्स। तो तुम लोग कैसे चुनोगे, P+Q CP से पी बुक्स चुन लोगे और बाकी क्यू बुक्स जो था वो उसको मिल जाएगा। तो उसका ऐसे ही वे था। और इसमें अपन को डिसाइडेड नहीं था तो अपन उसका ग्रुप बनाए और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड अपन मल्टीप्लाई कर दिए, अरेंज कर दिए m में, और n में सिर्फ डिवाइड ही था। ठीक है, तो इसका ऐसा वे था। और इसमें तो बस ज़्यादा ये तो इजी था, बस ऑड्स इन फेवर क्या था वो चीज़ तुम्हें पता होना था, और प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना पता होना था। फेवरेबल आउटकम एक ही होगा, उस हिसाब से तुम्हारा हो जाता, बस फॉर्मूला पता रहता तो हो जाता ये।
और फिर ये है ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी बस जो लास्ट वाला था उसमें नंबर्स तुम्हें देखना था और उसका सम के हिसाब से बस नंबर्स लिखते रहना था। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही था। आज अपन 10 क्वेश्चन सॉल्व किए परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के। मैंने आपको वेज बता दिए कैसे आपको सॉल्व करना था ये सब क्वेश्चन को। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं और दूसरे डिफरेंट सेट ऑफ चैप्टर्स लाने की कोशिश करूंगा। सब वीडियोस में अपन 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करा करेंगे, ठीक है। इससे आपको बहुत यूज़ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।